का। नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। देश के 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कई इलाकों में शीतलहर चलने के साथ उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का आगाज हो गया है। मैदानी राज्यों में बीते 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 5 से 10 डिग्री तक पहुंच गया है। राजस्थान और पंजाब में कुछ स्थानों पर तो पारा शून्य के नीचे दर्ज किया गया। पंजाब और मध्य प्रदेश में बेहद ठंडी हवाएं चल रही हैं। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के गंगा मैदानी इलाकों, बिहार, महाराष्ट्र के विदर्भ, सौराष्ट्र और गुजरात के कच्छ के ज्यादातर हिस्सों में शीतलहर का प्रकोप है। ठंड ने दक्षिणी और तटीय भारत के अलावा अन्य क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले लिया है। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे में मैदानी क्षेत्रों में सबसे कम न्यूनतम तापमान पंजाब के आदमपुर में 0.7 डिग्री दर्ज किया गया है। राजस्थान के सीकर जिले के फतेहपुर में यहां 1.3 और माउंट आबू में 1.4 डिग्री तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में, पूर्वी राजस्थान और विदर्भ में न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। अन्य स्थानों पर भी न्यूनतम तापमान में गिरावट हुई है। तो किस राज्य में सर्दी ने अपना कितना सितम ढाया है और कहां कितनी ठंड है, ये हम अपने संवाददाताओं से जानेंगे। तो देखिए, पूर्वोत्तर भारत के मणिपुर और मेघालय के कुछ इलाकों में बेहद घना कोहरा छाया रहा और दृश्यता 50 से 200 मीटर दर्ज की गई। मैदानी राज्यों में हालांकि अभी घने कोहरे से राहत है। मौसम विभाग ने 3 दिन तक जम्मू कश्मीर, यूपी, राजस्थान, बिहार, झारखंड, हरियाणा, चंडीगढ़ समेत पूरे उत्तर भारत में तेज शीतलहर की चेतावनी भी जारी की है। तो देखिए, मौसम विभाग के अनुसार 17 दिसंबर के बाद तापमान में फिर बढ़ सकता है, लेकिन अभी ठंड से राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो चलिए, तो कहाँ कैसा मौसम का मिजाज है, ये हम हमारे संवाददाताओं से जानेंगे। हमारे साथ भोपाल से संवाददाता कृष्णा शर्मा, कटनी से संवाददाता जाहिद हुसैन और सूरजपुर से संवाददाता डॉक्टर प्रताप नारायण जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कृष्णा से। कृष्णा, भोपाल में क्या कुछ हाल है? हालांकि हाड़ कपाने वाली ठंड की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे और कैसा मौसम आगे रहेगा या ऐसे ही हालात अभी बने रहेंगे? बिल्कुल, देखिए, उत्तर भारत से आ रही जो सर्द हवाएं हैं उसके कारण कहीं ना कहीं पूरे मध्य प्रदेश ठंड की चपेट में है और शीतलहर चल रही है। राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल में कल 4.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है और बीते दिनों पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो पचमढ़ी सबसे ठंडा रहा है, 1 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। रायसेन, मंडला में भी 3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया है। तो मध्य प्रदेश की ओवरऑल बात करें तो 10 ऐसे शहर हैं जहां 5 डिग्री से कम तापमान रहा है और मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले दिनों में और भी तेज सर्दी पड़ने की संभावना है, क्योंकि जो इस बार जेट कंप्रेसिंग हो रहा है, जो ऊपरी दबाव हवा का है, उसके कारण कहीं ना कहीं जो शीत है उसका प्रभाव ज्यादा रहता है। क्योंकि जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है और वहां से शीतलहर मैदानी इलाकों में आ रही है, वो तो एक ठंड को बढ़ाती है, लेकिन जो जेट कंप्रेसिंग होती है, हवा का दबाव होता है ऊपरी तौर पे, उसके कारण कहीं ना कहीं सर्दी अपना सितम और दिखाती है। तो इस कारण से आने वाले दिनों में और भी ठंड पड़ने के आसार हैं। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस बार ठंड अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है, तो आने वाले दिनों में और भी करारी ठंड पड़ सकती है। मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि पिछले 4 दिनों ठीक है, हम आपके पास वापस आएंगे। कृष्णा, हमारे साथ कटनी से जाहिद हुसैन भी जुड़े हैं। जाहिद, हालांकि अब ठंड ने तो दस्तक दे दी है और अभी 15 दिन ही हुए हैं दिसंबर को, लेकिन हाड़ कपाने वाली ठंड यहाँ पर आ गई है। लेकिन आपसे जानना चाहेंगे मौसम का मिजाज कटनी में कैसे हालात हैं? ऐसे ही मौसम बने रहेंगे या आगे कुछ परिवर्तन भी देखने को मिलेगा? बिल्कुल सही कहा आपने, मौसम हाड़ कपाने वाली ठंड दिसंबर महीने का शुरुआती में जिस तरह का ठंड ने दस्तक दिया है, इससे स्वाभाविक है लोगों के अंदर एक अजय सिंह
डर, ठंड को लेकर डर बना हुआ है। अचानक मौसम इस तरह तब्दीली, तापमान में नीचे गिरावट आना स्वाभाविक है। जैसे मौसम विभाग के वैज्ञानिकों से जानकारी दी गई, उन्होंने साफ साफ बताया हिमालय में जो बर्फबारी हुई, जो हिमपात हुआ है उत्तर पूर्व दिशाओं में, उन हवाओं का असर है जो मौसम में इतनी तेजी के साथ तापमान में गिरावट आई है। इस तरह पहाड़ लुढ़का है, उस आम जनजीवन में भी असर पड़ा है। आम जनजीवन में असर की बात करें अगर, सबसे ज्यादा असर पड़ता है घरों से बाहर, तो घरों से बाहर निकलते हैं यानी मुसाफिर होते हैं, उनके लिए ज्यादा विशेष तरह की और तकलीफदायक होती है कि वो घरों से बाहर होते हैं, उन्हें यात्रा करनी होती है और सफर में जाते हैं। तो हम सफर की अगर बात करें तो हम इस समय रेलवे स्टेशन पे मौजूद है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये मुसाफिरों पर रेटा निकला हुआ है। तो मुसाफिर प्रतिदिन यहाँ से आते और जाते हैं, और इस तरह के ठंड में, ठिठुरती हुई ठंड में, जो हाड़ के पानी ठंड है, ऐसे ठंड में लोगों का घर से बाहर निकलना और अपने घरों से बाहर गंतव्य पर जाना, ऐसे बड़ी तकलीफ। कहीं न कहीं लोग अपने घरों का दुख होता है छोड़ बाहर निकलते। अब आप घर जाएंगे, कैसा महसूस होंगे? जी बिल्कुल। सर्दी के मौसम में बकायदा जो लिबादा होता है, गर्म कपड़े लोग पहनते हैं। उसके बाद बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, और तमाम लोग सफर में जाते हैं। तो सर्द का सबसे बड़ा असर मुसाफिरों के लिए खास तौर पर होता है और बुजुर्गों के लिए होता है। वहीं अगर हम बात करें जिससे कि सर्द हवा चल रही है, कटनी का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक देखा गया है। और इस तरह की ठंड शुरुआती दौर में जो भी पड़ी है, आने वाले दिनों में मौसम वैज्ञानिकों ने बताया है कि पारा और नीचे जा सकता है। जिस तरह की हवाएं चल रही है और खुले मैदानों में विशेष तौर पर हवाओं का असर देखा जा सकता है। अब हम आपको दिखा दें, एक बहन जी है, बच्चों को ली है, उनसे ठंड का एहसास पूछे तो ठंड कैसा लग रहा उनको। इस तरह आप सफर में हैं, कहाँ जा रहे हैं? ठंड में बच्चों के लिए ठंड लग रहा होगा। ये मुसाफिर हैं, यात्रा में निकली, घर से निकली, छोटे रंगीन बच्चों के लिए अपने रात में और ट्रेन में जाएगी तो ठंड का ज्यादा प्रभाव इनको होगा। और ठंड क्या होती है ये सही समझ सकती है। इस तरह का अगर बात करें ठंड का जो प्रभाव होता है, घर से छोड़ने के बाद ही समझ में आता कि ठंड कितनी तेज है। क्योंकि ये मुसाफिर हैं, अपने घरों से बाहर निकली है, तो उन्हें हर तरह की तकलीफों से गुजरना होता है। और ये बुजुर्ग दादा जिलों को भी है, ये भी सफर, आप लोग सफर में जा रहे हैं, सफर से आए, ठंड लग रही है, कहाँ से आए आप? अच्छा, इलाहाबाद में ठंड कैसी है? यहाँ से कम है। जैसे कि बुजुर्ग ने बताया कि इलाहाबाद यानी कि यूपी उत्तर प्रदेश में ठंड कम लगी, कटनी में ठंड का एहसास ज्यादा हुआ। इससे समझ सकते हैं कि अभी फिलहाल इस क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में क्षेत्र में जो कटनी के तापमान 6 और 7 तक देखा गया है, आप समझ सकते हैं कि अभी सर्द अभी इतनी है। तो और भी जो यहाँ से ज्यादा जो पूर्वी भारत होगा, वहाँ पे ठंड का तापमान और ज्यादा होगा, वहाँ का तापमान में गिरावट होगी, वहाँ का मंजर क्या होगा? बिल्कुल जाहिर समझ सकते हैं कि ठंड कितनी ज्यादा है, क्योंकि मैं अभी स्टूडियो में हूं और मैं ऐसा महसूस कर रही हूं जैसे मैं बाहर खड़ी हुई हूं, लाइटों के बीच में हूं, लेकिन इतनी ठंड है, बाहर जो लोग होंगे उनका क्या हाल होगा ये वाकई देखते बनता है। लेकिन आपसे एक बात जानना चाहूंगी कि सर्दी के इस सितम के बीच जिला प्रशासन ने क्या कुछ व्यवस्थाएं, क्या कुछ इंतजाम किए हैं गरीबों के लिए जो रैन बसेरों पर अपनी रात गुजारते हैं, जो फुटपाथ पर अपनी रात गुजारते हैं, उनके लिए क्या कुछ खास इंतजाम किए हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत आवश्यक चीजें हैं जो आपने सवाल किया, इसका जानना भी जरूरी है। जिला प्रशासन ने एहतियाती के तौर पे आपको बताना चाहेंगे, आज सोमवार सप्ताह का पहला दिन है। कल ही कलेक्टर के द्वारा एक आदेश किया गया था कि छोटे नर्सरी स्कूल से लेकर आंगनबाड़ी तक, यानी कोई भी स्कूल यानी हायर सेकेंडरी स्कूल तक के लिए जो टाइमिंग थी, टाइमिंग में बड़ा बदलाव किया है कि 9 बजे के बाद ही स्कूल लगाया जाए और आंगनबाड़ियों को 10 बजे का समय दिया गया है। यानी कि शुरुआत अगर करें हम तो छोटे नन्हे बच्चों का ख्याल रखा प्रशासन ने। और मुसाफिरों की बात करें, रैन बसेरों में इंतजाम किया गया, जो निःशुल्क सेवा रहती है, जहाँ पे भोजन मिलता है और रुकने के लिए उन्हें कमरे मिलते हैं, बिस्तर मिलते हैं, गद्दे मिलते हैं और रजाई मिलती है। और उसके अलावा नगर निगम प्रशासन की अगर बात करें तो जैसे रेलवे स्टेशन हो गए, बस स्टैंड हो गए, और जहाँ पर्याप्त जगह होते हैं जहाँ पे मुसाफिरों का और ऑटो रिक्शा का, ऑटो चालकों का जमावड़ा होता है, वहां के लिए लकड़ी का अलाव के लिए लकड़ी पहुंचाया जा रही है, ताकि लोगों को सर्दी से बचने के लिए कुछ उनके लिए साधन बन जाए। इस तरह लकड़ी भी देकर नगर निगम प्रदेश बड़ी जिम्मेदारी निभा रही है, कह सकते समाज सेवा के रूप में कार्य कर रही है। और बकायदा यहाँ पे
रात में अभी जो खुली बैठक है खुली से बात की गई। ठीक है जाहिद, लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ सूरजपुर से प्रताप नारायण भी जुड़े हैं। प्रताप, आपके टोपे और जैकेट को देखकर लग रहा है कि वहां पर भी पूरा आगोश है ठंड का, ठंड ने सबको अपनी चपेट में ले रखा है। वहां के हालात आपसे जानेंगे कि कैसा लोग वहां पर इस टाइम महसूस कर रहे हैं। ठंड के मौसम का कहर यहाँ सर्वाधिक देखने को मिल रहा है, जहाँ छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी जो हमारे यहाँ है गौरलटा, वहाँ पारा 0 डिग्री हो चुका है। वहाँ सामान्य से जनजीवन खासा प्रभावित है और लगातार ठंड की कहर जो है मैदानी क्षेत्रों के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। सूरजपुर की बात की जाए तो यहाँ पारा लुढ़ककर 5 डिग्री पर पहुंच गया है। वही पड़ोसी जिले की बात की जाए तो पारा 2 से 3 डिग्री पहुंच गया है और 12 जिले अलर्ट मोड पर रखे गए छत्तीसगढ़ में, जहां मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और प्रशासन इन सभी जिलों में अलर्ट मोड पर मानी गई। आज से शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है छत्तीसगढ़ का। ठंड को लेकर मुख्यमंत्री ने भी हिदायत दी है जिला प्रशासन के साथ साथ एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों को कि ठंड से जो ज्यादा प्रभावित जिले हैं वहां लगातार मुस्तैद रहे, लोगों को जागरूक करे, क्योंकि यह जो हाड़ तपाने वाली ठंड है, ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे आदिवासी अंचल है, यहाँ लोगों को जागरूक करना पड़ता है। अलाव की व्यवस्था भी रायपुर जैसे राजधानी में अलाव की व्यवस्था लगातार की जा रही है। वहाँ सामान्य से पारा जो है 4 डिग्री नीचे आ गया है। अभी लगातार 2-3 दिनों तक ठंड बने रहने की संभावना है। यहाँ के जो मौसम वैज्ञानिक है HP चंद्रा, उनसे हमारी बात हुई न्यूज आवर से बात के दौरान। उन्होंने बताया कि ठंड अभी 3 दिनों तक और भी पारा लुढ़केगा और जनजीवन खासा प्रभावित रहेगा। बात की जाए शीतलहर की तो शीतलहर पिछले 3 दिनों से लगातार जारी है। पेंड्रा रोड की बात हो, सरगुजा, सूरजपुर, महासमुंद में पारा सामान्य से काफी नीचे गिरा हुआ है और लोग बहुत ज्यादा प्रभावित है, घरों में दुख के बैठे हुए हैं। जहां लोग मजदूरी दिहाड़ी मजदूर हैं उनके लिए अलाव की व्यवस्था की जा रही है। रात में कई जगहों पर शहर के अंदर भी अलाव की व्यवस्था करनी पड़ रही है और जिला प्रशासन इस ठंड को लेकर पूरे अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य महकमा तैनात है, यहाँ सभी को अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि ठंड से किसी की जान न जाए। लगातार पिछले 3 दिनों में 2-3 लोगों की जान भी गई है बलरामपुर, रायपुर और बिलासपुर जैसे जगहों पे। उन्हें भी जागरूक किया जा रहा है लोगों की आप लोग ठंड से बच के रहें। आने वाले समय में जो पश्चिम बंगाल में जो विक्षोभ उठेगा, कम दबाव के कारण कहीं हल्की बारिश दक्षिण छत्तीसगढ़ में होने की संभावना है और ठंड के इस बढ़ते कहर से लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। विजिबिलिटी की बात की जाए तो कोहरे की वजह से विजिबिलिटी एकदम 0 हो गई है। यातायात भी खासे तौर पे प्रभावित हो रहा है यहाँ पे। और बात की जाए सड़कों की व्यवस्था तो सही है, किंतु ठंड की वजह से वाहनों का चक्का जाम लग रहा है। कहीं ना कहीं लोग 10 बजे के बाद ही निकल पा रहे हैं घरों से। ठीक है प्रताप, लौटेंगे आपके पास। कृष्णा, अगर हम भोपाल की बात करें तो यहाँ पर जिला प्रशासन ने क्या कुछ तैयारी कर रखी है? क्योंकि देखिए अलाव जलाने की तो यहाँ पहली अनुमति नहीं है, रोक लगा दी है अलाव जलाने की, क्योंकि लोग अलाव जलाकर कहीं ना कहीं सिकाई करते थे, हाथ तापते थे, उस पर तो रोक लगा दी है प्रशासन ने। अब ठंड से बचने के लिए रैन बसेरों में या फुटपाथ पर जो लोग अपनी रात गुजारते हैं उनके लिए जिला प्रशासन ने यहाँ पर क्या कुछ इंतजाम किए हैं? बिल्कुल, देखिए नगर निगम और जिला प्रशासन ने जितने भी रैन बसेरे हैं, यात्री निवास है, वहां पर पूरे कपड़े और रहने की व्यवस्था की है, क्योंकि कहीं ना कहीं ठंड का जो प्रकोप है वो उन्हीं आम लोगों को ज्यादा असर करता है जो कि रुकने के उनके स्थान नहीं है। इसलिए उनके लिए यात्री निवास और जो रैन बसेरे हैं वहां पर व्यवस्था की गई है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए जिस तरह से वायु प्रदूषण लगातार हो रहा है, इसके कारण ही अलाव पर कहीं ना कहीं रोक लगाई गई है कि चौक चौराहे और हर जगह अलाव न जलाए जाएं। हाँ, यदि कड़ाके की सर्दी और सितम ढाएगी तो जिला प्रशासन इसके बंदोबस्त चौक चौराहों में जरूर करती है और यात्री निवास और ये रैन बसेरों के बाहर करती है ताकि लोग ठंड से बच सके। अभी फिलहाल में जितने भी भोपाल में रैन बसेरे हैं और यात्री निवास है वहां बाकायदा कपड़ों के रजाई के बंदोबस्त किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के बाहर एक अतिरिक्त रैन बसेरे बनाए गए हैं ताकि जो यात्री जिनको ठहरने रात में आते हैं उनको सर छपाने की जगह नहीं मिलती है, वो यात्री उस यात्री निवास पर रुक सके। कृष्णा, अगर हम बात करें दूसरे पहलू पर, अगर मैं बात करूं कि सर्दियों में चोरी की वारदात जो है वो भी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर सुरक्षा व्यवस्था पर हम नजर डालें तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं? देखिए सिक्योरिटी बहुत टाइट रहती है, चूंकि अब जो टेक्नोलॉजी का जमाना है, साइबर फ्रॉड और ऐसे फ्रॉड ज्यादा होती है, चोरी की घटनाएं
अब कम हो रही है, क्योंकि सभी कॉलोनियों में वैसे भी सीसीटीवी कैमरे और अन्य सुरक्षा मौजूद रहते हैं और हर जगह जो प्रशासन के हैं, पुलिस के हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं। तो इससे चोरों को भी पता है कि बहुत जल्दी ट्रैक में आ जाएंगे, तो चोरी की वारदातें उन जगहों में होती हैं जो सीसीटीवी कैमरे के पहुंच से बाहर होती हैं, क्योंकि 24 घंटे पुलिस सर्विलांस में रहती है और सीसीटीवी कैमरों से नजर बनाए रखती है। इसलिए अभी तक कोई बड़ा ऐसा मामला चोरी का नजर नहीं आया है। हल्के छोटे फुटे मामले होते रहते हैं जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, लेकिन जो बड़ी चोरियां हैं कहीं ना कहीं पुलिस ने उनपे लगाम लगा दी है। ठीक है कृष्णा, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ जाहिद हुसैन भी जुड़े हैं। जाहिद, क्योंकि ये मौसम तो सभी के लिए हानिकारक है, लेकिन अगर हम बात करें बच्चों की और बुजुर्गों की तो उनके लिए ये मौसम कुछ ज्यादा हानिकारक होता है। तो ऐसे में अस्पतालों की व्यवस्था क्या है? अस्पतालों में आप क्या देख रहे हैं? क्या मरीज ओपीडी में डेली आ रहे हैं? किस तरह का माहौल है अस्पताल में? जी जाहिद। जी, अस्पतालों की अगर बात की जाए तो हॉस्पिटलों में ठंड से जो ज्यादा प्रभावित है उनसे कुछ मरीजों को पहुंचने की ऐसी मतलब बताई गई है। और चूंकि अभी ये मौसम जो होता है ठंड का, एक तरह का कह सकते हैं कि इसमें लोग तबीयतें कम गुजरती है गर्मी की अपेक्षा। तो ठंड एक अच्छा हेल्दी सीजन चलाता है। और जहां तक बात करें सर्दी के मौसम में, तो ज्यादातर इसमें लोगों को ऊर्जा की जरूरत होती है। जो ऊर्जा लेते हैं, ऊर्जा कई तरह की होती है, लकड़ी का अलाव भी जला दिया जाता था, और जो सूर्य की तापमान होता है, सूर्य धूप निकलती है, धूप से भी लोग ऊर्जा लेते हैं। जैसे हमारे सामने एक तस्वीर नजर आ रही सामने, ये मुसाफिर खड़े हुए हैं यहाँ प्लेटफॉर्म के बजाय धूप पे खड़े हुए, धूप ताप रहे, यानी ऊर्जा लेने कार्य करे। इस तरह का कह सकते हैं कि हर कोई बचत यानी बचाव की मुद्रा में है। कहीं लकड़ी के अलाव से गर्मी ले रहा है, तो धूप से तापमान से ऊर्जा ले रहा है। ये महिलाएं खड़ी है प्लेटफॉर्म की बजाय, यहाँ मुसाफिर खाने के बाहर खड़ी है ऑटो स्टैंड पर, धूप ऊर्जा प्राप्त कर रही है। हालांकि स्वास्थ्य की अगर बात की जाए, स्वास्थ्य से संबंधित अभी ठंडी से ऐसी कोई बड़ी शिकायतें नहीं आई है, क्योंकि अभी देखा जाए मौसम जिस तरह का चल गिरेगा, अगर तापमान में नमी आएगी, स्वाभाविक है कि लोगों के अंदर इस तरह की तकलीफें सामने आएगी। और डॉक्टरों ने हृदय विशेषज्ञ उनका साफ साफ कहना है, सोशल मीडिया जिस तरह मैसेज कन्विंस कर रहे हैं, इस तरह का वो कह सकते हैं, लोगों को सूचना दे रहे हैं कि ठंड से बचे, और विशेषकर वो लोग बचे जो हार्ट मरीजों, हृदय रोगी लोग हैं, मरीजों से बचने सावधान है, और गर्म कपड़ा पहनने की और सुबह सुबह निकल के बाहर घूमने वालों से सचेत किया जाए न घूमे, क्योंकि सर्दी बचे के लिए नुकसान करेगी, इसी तेज ठंड पड़ रही है। इसलिए कह सकते हैं कि स्वास्थ्य संबंधित जो जानकारियां हैं ज्यादा लोग सोशल मीडिया के माध्यम से डॉक्टर की जो ग्रुप है उन्होंने दिया है। पर अभी देखा जाए इस ठंड के मौसम में ज्यादातर बच्चे या कि बुजुर्ग उन पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। ऐसी ठंड में उनके लिए स्वास्थ्य होता है, उन्हें तकलीफें होती है, स्वास्थ्य तकलीफें होती है, चलने तकलीफें होती है, और बहुत लोगों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम इस ठंड से, क्योंकि ज्यादा ठंड पड़ने तापमान गिरावट आने से ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है बहुत स्लो फॉल हो जाता है, वो तकलीफ हो जाती है। और वैसे भी ठंड जिस तरह की शुरुआत हुई है, अभी आने वाले दिनों में तापमान गिरेगा तो स्वाभाविक है कि और भी लोगों के लिए तकलीफ बढ़ेगी, परेशानियां खड़ी होगी। इसलिए सावधानी बरतना ज्यादा बेहतर है लोगों के लिए ठंड से बचने के लिए। जी जाहिद, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी ये सवाल किया था, अब आपसे भी यही सवाल करूंगी कि सर्दी के मौसम जो चोरी की वारदात है वो ज्यादातर बढ़ जाती है, चोरों को अच्छा मौका मिल जाता है। तो इसे लेकर जिला प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां की हैं? कि कितना कुछ अलर्ट है जिला प्रशासन? अगर चोरी की बात करें, क्राइम की बात करें, तो आज से हमारा डिजिटलाइजेशन हो गया है, जहाँ लोग घरों में चोर आराम से चोरी करके चेर में मार निकल थे। आजकल सीसीटीवी कैमरे इतने ज्यादा लोगों के पास हो गए हैं, हर घरों में प्राय गलियों कॉलोनियों में ये कैमरे लगा चुके हैं। अब पुलिस के शहर के चौराहों पे भी सीसीटीवी, हम यहाँ पे खड़े हैं, इस तरह कैमरे भी लगा रहे थे कि सामने बड़ा ड्रोन कैमरे लगे हुए, बड़े कैमरे डिस्को कैमरे लगे, जो कि यहाँ से मुकाबले सामान चोरी की जाए तो बकायदा कैद हो सकता है, तो पुलिस निगरानी रखती है। उसी की तरह कॉलोनियों में भी, मोहल्लों में भी कैमरे लग गए हैं। और चोरी के बात की जाए तो चोर बकायदा ऐसे मौसम फायदा उठाते जहाँ पे ठंड हो, लोग घरों के अंदर दुखे हुए हो और सन्नाटा हो। ये स्वाभाविक है, चोरों अपने मौके का फायदा उठाते और अवसरवादी वो भी होते हैं, पर उसमें कहीं ना कहीं लगाम लगा है। आजकल क्राइम जो होने लगे
साइबर क्राइम होने लगा, लोगों के साथ चीटिंग की जाने लगी है, इस तरह के क्राइम बढ़ गए हैं जो डिजिटलाइजेशन का एक नया रूप ले चुका है क्राइम का। इस तरह से कह सकते हैं कि चोरों की जो तरीका है चोरी का वो पैटर्न बदल चुका है। वो स्वाभाविक है कि चोर जो अब स्मार्ट हो गए हैं। ठीक है जाहिद, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ प्रताप भी जुड़े हैं। प्रताप, क्योंकि सर्दियों में इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, हमारा जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा स्लो वर्क करने लगता है, तो ऐसे में डॉक्टरों ने वहाँ के क्या कुछ एडवाइजरी जारी की है? और अगर हम अस्पतालों की बात करें तो हॉस्पिटल्स के कैसे हालात है, वहाँ मरीजों का आना जाना, मतलब किस तरीके की व्यवस्थाएं और या हालात वहाँ पर देखे जा रहे हैं? जी रुचि, देखिए यहाँ पे क्या है, स्वास्थ्य अमला अलर्ट मोड पर है। मैंने कहा जो कार्डियक पेशेंट है, जो हृदय रोग से पीड़ित हैं, या जिन्हें हड्डी से संबंधित बीमारी है, या जिन बच्चों को निमोनिया की शिकायत रहती है, उन पे ज्यादा स्वास्थ्य विभाग फोकस किए हुए। अस्पतालों की स्थिति यहाँ लगातार अलर्ट मोड पर है। लोगों को ठंड से बचने के लिए हिदायत तो दी जा रही है, स्वास्थ्य में कैसे आप लोग सुधार करेंगे या स्वास्थ्य की रक्षा इस कड़कड़ाती ठंड में कैसे करेंगे, इसके लिए जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं यहाँ पे। और ठंड से जो खासे प्रभावित बुजुर्ग होते हैं या छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें खास तौर पर उनके लिए व्यवस्था की गई है, वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई है, यहाँ भाप देने की मशीन को ताजा सबको अलर्ट मोड पर रखा गया है। जो प्रभावित लोग हैं उन्हें अस्पताल की सुविधा लगातार अच्छी व्यवस्था देने की तैयारी कलेक्टर ने भी देख ली है, और जिले के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी भी मैदानी अमले जितने हैं, दूरस्थ क्षेत्र हैं, वहां के अस्पताल प्रबंधक, वहां के जो डॉक्टर्स हैं, उनको अलर्ट रहने को कहा है। और उसे तत्काल रेफर किया जाता है हायर सेंटर जरूरत पड़ने पे, और ठंड से बचने के लिए हिदायत दी जा रही है। बता दूं, जो छोटे बच्चे हैं जिन्हें निमोनिया की शिकायत रहती है या सांस से संबंधित बीमारियां हैं, ऐसे लोगों को खासतौर पर चिन्हांकित करते हुए स्वास्थ्य अमला अलग से इनके लिए योजना बनाकर रखा है, क्योंकि आने वाले दिनों में जो 2-3 दिनों में सर्दी बढ़ेगी तो लोग और ज्यादा प्रभावित होंगे। जो छोटे बच्चे हैं या जो बुजुर्ग हैं, उन्हें सबसे ज्यादा असर पड़ेगा ठंड का। और यहाँ पे सरकार की ओर से भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि ठंड से किसी की मौत न होने पाए, इसकी व्यवस्था जिला प्रशासन को देखनी है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बेगर्स कैटेगरी में आते हैं, भिखारी कैटेगरी में आते हैं, वो फुटपाथ पे सोते हैं, उनके लिए भी शेल्टर की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे उनके लिए अलाव की व्यवस्था की जा रही है, जंगल से लकड़ियों की व्यवस्था लगातार शहरों तक पहुंचाई जा रही है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। इस तरीके से देखा जाए तो जिला प्रशासन से लेकर स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य अमला सभी अलर्ट मोड पर यहाँ रखे गए हैं। प्रताप, अगर हम स्कूलों की बात करें, क्योंकि रोजमर्रा के जो काम है वो भी प्रभावित कहीं ना कहीं इस ठंड से होते हैं, लेकिन बच्चों को तो रोजाना स्कूल जाना ही है, तो ऐसे में क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं? बच्चों को स्कूल में कुछ चेंजेस होंगे या टाइमिंग वही रहेगी, ऐसा क्या कुछ बताया गया वहाँ पर? जी, छत्तीसगढ़ में सूरजपुर समेत पूरे जिले, जो 12 जिले खासे प्रभावित हैं, वहाँ पे स्पष्ट निर्देश शिक्षा विभाग के द्वारा दिया गया है। कलेक्टर को द्वारा, जिला शिक्षा अधिकारियों को द्वारा इसमें ज्ञापन और आदेश जारी किए जा रहे हैं कि जो विद्यालय सुबह 8 बजे लगते थे उन्हें 10 बजे लगाया जाए और 2 पालियों में लगाया जाए, और शाम को 4 बजे से पहले दूसरे पाली में जो विद्यालय लगेंगे उन्हें छुट्टी दे दिया जाए, ताकि सुबह और शाम को जब ठंड अपने पूरे सबाब पे रहता है उस समय जो है लोग बच सके। छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, जो यूकेजी एलकेजी के बच्चे हैं, उनके लिए स्कूल की जो टाइमिंग है वो बढ़ा दी गई है। और यहाँ पे 2 पालियों में स्कूल लगाने के आदेश इन 12 जिलों में जारी कर दिए गए। राजधानी रायपुर समेत सूरजपुर, एनसीबी और सभी जिलों में जो प्रभावित ठंड से सबसे ज्यादा है, वहाँ विद्यालयों के समय में परिवर्तन किया गया है ताकि ठंड से बचाया जा सके बच्चों को। ठीक है प्रताप, लौटेंगे आपके पास। कृष्णा, अगर हम भोपाल की बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ जो रिशेड्यूल किया गया है स्कूलों को, वही टाइमिंग रहेगी? कितने पालियों में स्कूल लगेगा? बच्चों को कुछ राहत मिलेगी शीतलहर में? बिल्कुल, देखिए बढ़ते ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने और शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया है, और जो सुबह से स्कूल लगते थे 8 बजे से, उन्हें सभी स्कूल 9 बजे से कर दिए गए हैं। तो अब 9 बजे के पहले कोई प्राइवेट और शासकीय स्कूल नहीं खुलेंगे, 9 बजे से ही सभी स्कूल खुलेंगे। और यदि ठंड का कहर आगे बढ़ता है तो स्कूल की टाइमिंग में भी चेंज हो सकता है, या कि शिक्षा विभाग स्कूल बंद करने का भी निर्देश जारी कर सकती है। 1ली से लेकर 5वीं तक के स्कूल जब ज्यादा ठंड पड़ती है तब बंद कर दिया जाता है, क्योंकि ठंड का असर कहीं ना कहीं छोटे बच्चों पर असर ज्यादा करता है। अब देखना होगा कि यदि पारा और नीचे जाता है तो शिक्षा विभाग क्या निर्णय लेता है। वहीं अभी की बात करें तो अभी स्कूलों की टाइमिंग सुबह 9 बजे से कर दी गई है। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और जानकारी साझा की।
तो देखिए अभी तक तो हमने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सूरजपुर, मध्य प्रदेश के कटनी और भोपाल का हालचाल जाना, मौसम का हालचाल जाना, मौसम ने यहाँ पर कितना कहर ढाया, सर्दी ने कितना सितम ढाकर रखा है, ये हमने जाना हमारे संवाददाताओं से। अब हम बात करेंगे उत्तराखंड के हरिद्वार की और उत्तर प्रदेश के लखनऊ की और रायपुर की। यहाँ पर हम संवाददाताओं से जानेंगे कि यहाँ के क्या हाल है, यहाँ पर सर्दी ने कितना अपना सितम ढाया है और कितने लोग ठंड की चपेट में हैं और जिला प्रशासन ने यहाँ पर क्या कुछ तैयारियां की हैं, ये सब कुछ हम जानेंगे। तो देखिए आपको बता दें कि 15 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के कई इलाकों में शीतलहर चलने के साथ उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का आगाज हो गया है। वहीं चलिए हमारे साथ हरिद्वार से अर्चना धिंगरा जुड़ चुकी हैं और लखनऊ से अनूप मिश्रा संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं अनूप से बात करूंगी। अनूप, अगर हम लखनऊ की बात करें तो वहां क्या कुछ नजारा है सर्दी को लेकर, क्योंकि देखिए पूरा देश ही और मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, भी हमने मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात की तो वहां अच्छी खासी ठंड है और काफी लोग ठंड की चपेट में है। सर्दी ने अपनी पूरी मौजूदगी दर्ज करा दी है। लेकिन अगर हम यूपी की बात करें तो वहां क्या हाल है, कैसे लखनऊ में हालात चल रहे हैं, स्कूल व्यवस्था की बात करें और तमाम जो व्यवस्थाएं जो की जाती है सर्दी को लेकर, वो सब आपसे जानेंगे। जी बिल्कुल रूबी, हम अगर जो आपको उत्तर प्रदेश में लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ में कह सकते हैं कि जो ठंडी थोड़ा लेट से शुरू हुई, लेकिन इसके बाद आपको बता दें कि आज के करीब 3 से 4 दिन पहले से लगातार यहाँ पर ठंडी का प्रकोप काफी तेजी के साथ बढ़ा हुआ है। शाम को पारा 4 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस तक पहुंच जा रहा है। इसी को देखते हुए जिला प्रशासन ने यहाँ पर स्कूलों का समय भी बढ़ा दिया है ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। इसी के साथ साथ में नगर निगम और जिला प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था की गई है। जगह जगह रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है ताकि जो प्रवासी मजदूर आते हैं, जो बाहर के मजदूर आते हैं, उनको रात में रुकने में दिक्कत न हो। साथ साथ में अलाव की भी व्यवस्था काफी जगहों पर की गई है। मुख्यमंत्री चौराहे से लेकर के गोमती नगर, हजरतगंज जगह पर कई जगह ऐसे हैं जो पूरे कवर्ड जो है रैन बसेरे बनाए गए हैं जिसमें किसी तरफ से जो है हवा न जा सके, इसकी भी व्यवस्था की गई है। वही दिन में अगर देखा जाए, आज की बात की जाए तो आज धूप जरूर खुली हुई है, लेकिन कल की बात की जाए तो कल जो पिछला बीत चुका है उसमें जो है पूरा दिन धूप नहीं खुली हुई थी। और आज जो है मौसम में चूंकि रात में काफी तेजी से ठंडक बढ़ जाती है, दिन में भी ठंडी रहती है, तो उसको देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट है। साथ साथ में बच्चों के जो विद्यालय हैं उनका समय बढ़ाया गया है। साथ साथ में जो प्रवासी मजदूर हैं, अन्य लोग, और खास करके मैं आपको बता दूं कि जो बुजुर्ग हैं उनको भी सलाह दी गई है कि वो अधिक से अधिक समय घर पे रहे, बाहर न निकले, क्योंकि सबसे ज्यादा एक कहावत कही गई कि सबसे ज्यादा जो है ठंडी जो है बुजुर्गों को लगती है और बुजुर्ग कहीं न कहीं इसकी चपेट में आ जाते हैं। तो कहीं न कहीं ये ध्यान देने की जरूरत है कि जो बुजुर्ग लोग हैं वो घर के अंदर रहे, बाहर न निकले, क्योंकि ठंड का प्रकोप पड़ रहा है। और आपको बता दें कि दिसंबर जो है वो दिसंबर और जनवरी 2 महीने बहुत ही जो है भयंकर ठंडी होती है। और उत्तर प्रदेश की बात करी जाए लखनऊ की, तो लखनऊ में जो है ठंडी काफी मात्रा में रहती है और काफी अधिक ठंडी रहती है। ठीक है अनूप, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ रायपुर से प्रवीण मनहर भी जुड़े हैं। प्रवीण से बात करूं कि प्रवीण, अगर हम रायपुर की बात करें तो वहाँ के सर्दी का सितम वहाँ पर कैसा है, कितना जारी है और हालात आगे यही रहेंगे या कुछ बदलाव होगा मौसम में? देखिए जो भी निश्चित तौर पर अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी ठंड का असर देखा जा रहा है। अगर राजधानी रायपुर की बात करें तो राजधानी रायपुर में लगभग जो है 13 सेल्सियस डिग्री जो है वो रात का जो तापमान है वो पहुंच रहा है। वहीं रायपुर के साथ साथ प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की अगर हम बात करें, चाहे बस्तर की बात करें या फिर सरगुजा की बात करें, तो सबसे ज्यादा जो कड़ाके का ठंड है वो सरगुजा में देखा जा रहा है। सरगुजा संभाग में बलरामपुर हो, अंबिकापुर हो, सूरजपुर हो, ये तमाम जो जिले हैं यहाँ सबसे ज्यादा जो ठंड वो दिखाई पड़ रहा है और लोगों में काफी ठंड को लेकर जो है वो सजगता है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जिला प्रशासन हो, प्रदेश के जो बड़े अधिकारी हो, मुख्यमंत्री हो, तमाम जो बड़े लोग हैं वो जो है लगातार ठंड को लेकर जो है हिदायत देते हुए नजर आए थे कि ठंड में किसी प्रकार की कोई जो कमियां हैं वो नहीं होनी चाहिए। उसको लेकर भी प्रशासन मुस्तैद नजर आ रही है। अगर सरगुजा, अंबिकापुर मेन पार्ट की बात करें तो मेन पार्ट में जो है
2.7 सेल्सियस डिग्री जो तापमान है वो दर्ज किया गया है। तो ये 13 साल में पहली बार जिस तरीके से हो रहा है, ये बहुत ही ठंडा का जो मौसम है वो पड़ रहा है। अगर बस्तर की बात करें तो बस्तर में लगभग 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो दर्ज किया गया है। तो बस्तर और सरगुजा दोनों ऐसे संभाग हैं जहां जो जंगली क्षेत्र ज्यादा है, ऐसे में इस क्षेत्र में ज्यादा ठंड पड़ रहा है, जिसको लेकर प्रशासन भी सजग है और लगातार समय समय पे जो है प्रवीण सर, क्योंकि अभी तो शीतलहर चल रही है तो अभी ठंड बहुत ज्यादा है। हालांकि दिसंबर के सिर्फ 15 दिन ही बीते हैं, आज 15 तारीख है, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हम शीतलहर से हटकर बात करें तो मौसम विभाग का क्या कहना है कि शीतलहर के बाद भी ऐसे ही ठंड जारी रहेगी या कुछ कम होगी इससे? देखिए, अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग जो है आने वाले 2-3 दिनों की अगर बात करें तो उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में भी ऐसी स्थिति रहेगी। लेकिन दिसंबर आज 15 दिन हो चुके हैं और 15 दिन आने वाले 15 दिनों में जो है ठंड भी रहेगी प्रदेश में, क्योंकि मौसम विभाग लगातार जो है कई जिलों पर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। क्योंकि बस्तर और अंबिकापुर ऐसे बहुत सारे जिले हैं जहाँ तापमान बहुत नीचे आ चुका है। ऐसे में उस जिलों पर जो है वो येलो अलर्ट कर दिया है और प्रशासन भी और जो वहाँ के स्थानीय अधिकारी हैं वो भी इस ओर अलर्ट है। जी ठीक है प्रवीण, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ अर्चना भी जुड़ी है। अर्चना, हरिद्वार की अगर हम बात करें तो हरिद्वार के कैसे हालात है, क्योंकि पथरीला इलाका है, वो पूरा पत्थरों से चट्टानों से घिरा हुआ है, तो वहाँ कैसे मिजाज है सर्दी के, क्या हाल है लोगों का, आपसे जानेंगे। जी रूबी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ पे पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी के कारण हरिद्वार जैसे निचले इलाकों में ठंड का कहर बढ़ गया है। वहीं आपको बता दें कि ठंड को देखते हुए स्कूलों में भी टाइम चेंज कर दिए गए बच्चों की, और जो सर्दी खांसी जैसे ये बुखार फैले हुए हैं उस पे भी प्रशासन द्वारा कहा गया है कि बच्चों को और बुजुर्गों का बचाव किया जाए। यहीं पे आपको बता दें रूबी कि प्रशासन द्वारा यहाँ पर हरिद्वार में रैन बसेरे की रोज जांच होती है कि जो लोग वहाँ रैन बसेरे में हैं उनको ठंड ना लगे, ठंड से बचाव के लिए जगह जगह अलाव की सुविधा है। और यहीं पे जो रात की ड्यूटी निभा रहे पुलिसकर्मी और सुबह की ड्यूटी पे आते सफाई कर्मी हैं, उनके लिए भी अलाव की व्यवस्था की गई है। यहीं रूबी आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरह से यहाँ गंगा का किनारा होते हुए रात को फॉग नजर आ जाता है तो बड़े वाहनों का आना जाना रोक दिया जाता है। आपको बता दूं कि परसों के बर्फबारी से सड़क ऊपरी इलाकों में जो आना जाना कम हुआ है, उससे भी यहाँ पे निचले हिस्से में ठंड का कहर ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अर्चना, सर्दी के मद्देनजर वहाँ जिला प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम किए हैं गरीब लोगों के लिए, असहाय लोग जो फुटपाथ पर रात गुजारते हैं, रैन बसेरों में सोते हैं, उनके लिए प्रशासन ने क्या कुछ वहाँ पर तैयारियां या व्यवस्थाएं की रखी हैं? जी रूबी, मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ प्रशासन द्वारा काफी अच्छी व्यवस्थाएं हरिद्वार में की जा रही हैं। रोज एसडीएम डीएम द्वारा और एसएसपी द्वारा गरीब असहाय लोगों को कंबल वितरित किए जाते हैं और वहीं अलाव की भी सुविधा दी जा रही है। अलाव भी जलाए जाते हैं और सख्त हिदायत दी गई है कि जहां पर लोग रैन बसेरों में नहीं रह के जो सड़कों पे फुटपाथों पे रहते हैं उनको भी रैन बसेरी की तरफ भेजा जा रहा है। जी रूबी, ठीक है अर्जुन, आपके पास लौटेंगे। प्रवीण, अगर हम स्कूलों की बात करें तो स्कूलों में क्या कुछ परिवर्तन किए गए हैं, क्योंकि देखिए स्कूल तो रोज जाना है, पढ़ाई भी होना है, भले ही ठंड कितनी हो, लेकिन प्रशासन ने और शिक्षा विभाग ने बच्चों के लिए क्या कुछ इंतजाम किए हैं? क्या उनकी पालियों में शिफ्ट में कुछ चेंजेस किए गए हैं या फिर वैसे ही बच्चे स्कूल जा रहे हैं? देखिए रूबी, निश्चित तौर पे जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में ठंड पड़ रही है उसको लेकर हालांकि अभी तक शिक्षा विभाग की कोई जो है दिशा निर्देश छात्रों के लिए नहीं आया है। समय में परिवर्तन नहीं किया गया है, जो पुराना समय जो चल रहा था उसी समय पे जो है स्कूल लग रही है। हालांकि जिस तरीके से आने वाले कुछ दिनों में ठंड और बढ़ सकती है, इस पर जो है वो शिक्षा विभाग कुछ नया दिशा निर्देश जारी कर सकते हैं, क्योंकि मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में जो है 3-4 दिनों में ठंड बढ़ सकती है। इसको लेकर अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। इस पर हालांकि अभी तक जिला प्रशासन हो या फिर शिक्षा विभागों को किसी प्रकार के जो स्कूल के जो समय परिवर्तन है उस पर कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन ये मान सकते हैं कि अगर ठंड बढ़ती है तो आने वाले समय में प्रदेश में स्कूल के जो समय है, चाहे छोटे बच्चों का हो, चाहे मिडिल बच्चों का है या फिर हाई स्कूल के बच्चों का है, इस पर जो है समय में वो परिवर्तन किया जा सकता है। क्योंकि ठंड अगर बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर जो छोटे बच्चे हैं जो पहली दूसरी पढ़ते हैं उसको दिक्कत होगी। ऐसे में जो नर्सरी हो गया, मिडिल क्लास हो गया, मिडिल स्कूल हो गया, हाई स्कूल हो गया, ऐसे स्कूलों में जो है
समय का जो है वो परिवर्तन किया जा सकता है। अगर अगर रायपुर की बात करें, क्योंकि देखिए यहाँ मध्य प्रदेश में तो अलाव जलाने पर रोक लगा दी गई है, अलाव यहाँ पर नहीं जला सकेंगे लोग, लेकिन अगर हम रायपुर की बात करें तो क्या वहाँ पर अलाव जलाकर लोग हाथ ताप सकते हैं, सर्दी से निजात मिल सकती है क्या उनको, या वहाँ पर भी रोक लगाई गई है? देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से अलाव की अगर हम बात करें तो रायपुर राजधानी के साथ साथ प्रदेश में ऐसा कोई प्रतिबंधित नहीं है अलाव जलाने को लेकर। लोग अलाव जलाकर अपनी जो ठंड है उसको दूर किया जा। ये बहुत अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को सर्दी से थोड़ी निजात जरूर मिलेगी जितनी देर वो बाहर बैठेंगे, हाथ को सेकते रहेंगे, हाथ को तापते रहेंगे। जी प्रवीण कहिए। देखिए निश्चित तौर पे जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ अलाव जलाने में कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन प्रशासन की ओर लगातार जो है वो जो है हिदायत सही जगह पे जलाओ जिससे नुकसान ना हो, कहीं जगह आग ना लगे, इसको लेकर लगातार जो है वो प्रशासन की ओर से हैं। और जगह जगह में अलाव की खुद जो है प्रशासन नगर निगम जो है वो करते हुए नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है लोगों में इसका जो है वो असर पड़ रहा है, चाहे वो बच्चे वर्ग के लोग हों या फिर बूढ़े लोग हों। ठीक है प्रवीण, लौटूंगी आपके पास। ठीक है, अनूप हमारे साथ जुड़े हुए। अनूप, अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों और बूढ़ों में सर्दी का असर ज्यादा, प्रभाव जो है ज्यादा देखा जाता है। हालांकि इतनी सर्दी तो सभी के लिए हानिकारक है, लेकिन बच्चे और बुजुर्ग ज्यादा चपेट में आते हैं। तो अगर हम अस्पतालों की बात करें तो वहाँ ओपीडी के क्या हाल है, अस्पतालों में मरीज आ रहे हैं जा रहे हैं, किस तरीके के अस्पतालों में वहाँ हालात है? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जैसे ही जो ठंड का प्रकोप शुरू हुआ था तो जो अस्पताल है, अस्पतालों के गेट और जहां पर तीमारदार रुकते हैं, जहां पर उनको रहने की व्यवस्था है, वहां पर अलाव के साथ साथ अलाव की व्यवस्था की गई। इसके साथ साथ आपको बता दें कि वहां पर जो रैन बसेरे हैं उसमें कम्बल की व्यवस्था भी की गई है। कई सामाजिक संगठन भी इसमें लगातार आगे रहते हैं। लखनऊ में खास करके बहुत सारे ऐसे सामाजिक संगठन है जो तीमारदारों की और जो रैन बसेरों की व्यवस्था करते हैं। सरकार की तरफ से भी व्यवस्था रहती है। उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की तरफ से लगातार आपको बताते हैं दौरे किए जा रहे हैं, जिससे वहां पर रहने वाले जो तीमारदार हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत न हो। क्योंकि आपको बताते हैं लखनऊ जो शहर है वो उसके बीच में एक नदी गुजरती है, गोमती नदी। गोमती नदी काफी बड़ी नदी मानी जाती है और साथ साथ चूंकि वो सिस गोमती और ट्रांस गोमती उसको बांटती है, तो इसी वजह से फाग और ठंड का प्रकोप थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। तटीय इलाके में ठंडक का असर होने की वजह से वहां जो रहने वाले लोग हैं वहां पे ज्यादा अधिक व्यवस्था की जाती है। साथ साथ में आपको बता दें बच्चों की बात की जाती है तो बच्चों के लिए डीएम ऑर्डर पहले ही आ चुका था। जैसे ही ठंड बढ़ी थी कि जो बच्चों का स्कूल है वो करीब छोटे बच्चों का 9 बजे से कर दिया गया था और जो उससे बड़े हैं वो करीब 8:30 के करीब किया गया है। कुछ स्कूलों में समय 10 से 15 मिनट का आगे पीछे होता है, लेकिन जो पहले गर्मी के समय में यानी कह सकते हैं कि अक्टूबर में जो समय था उससे दिसंबर, अक्टूबर नवंबर के बाद जब दिसंबर आया है, मौसम ठंड बढ़ी है तो बच्चों का समय भी बदल गया, समय सारणी भी बदली गई है। क्योंकि काफी ज्यादा परेशानी छोटे बच्चों को होती थी, सुबह उठना, इसके बाद ठंड में जाना, तो वो परेशान हो जाते थे। वही लखनऊ की बात की जाए तो आज लखनऊ का जो मौसम है वो 5 डिग्री सेल्सियस रहा है। हालांकि हल्की सी धूप खिली हुई है और उम्मीद है कि मौसम थोड़ा सा जो है रहम करेगा, बहुत ज्यादा ठंडी नहीं पड़ेगी, लेकिन शाम को ठंडी बहुत ज्यादा पड़ जाती है। नदी का भी असर है, साथ साथ में हवाओं का असर है। हवाएं जो है चलती हैं तो भी लोगों को परेशानी उठानी पड़ती है। शासन प्रशासन की तरफ से भी काफी ज्यादा तैयारी की जा रही है। सामाजिक संस्थाएं भी लगी हुई हैं जो लोगों को व्यवस्थाएं करती हैं। जाके जो फुटपाथ पे लोग लेटे होते हैं उनको कंबल वितरण के भी कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। आपको बता दें कि लगातार जो संस्थाएं हैं, एनजीओ है, नगर निगम की तरफ से काफी कंबल वितरण के भी कार्यक्रम किए जाते हैं जो मजदूर आते हैं ताकि उनको इस चीज की दिक्कत ना हो। फुटपाथ पे सोने के लिए मना किया गया है क्योंकि फुटपाथ पे ठंडी के प्रकोप ज्यादा रहता है। उनको स्पेशल रात में पुलिस गश्त करती है, कोई ठंडी पे फुटपाथ पे सोता हुआ पाया जाता है तो उसको उठाकर रैन बसेरे में शिफ्ट किया जाता है ताकि उसको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो ये जरूर कह सकते हैं कि ठंड जैसे शुरू हो जाती है परेशानियां जरूर होती है, लेकिन सरकार और सामाजिक संस्थाओं का जो सहयोग होता है उससे काफी फायदा जरूर मिलता है। वहीं अगर बात की जाए सरकारी कर्मचारियों की तो ठंडी चूंकि जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो उनको भी कहीं न कहीं दिक्कत होती है। समय गुजर रहा है, अगर ठंडी बढ़ेगी तो हो सकता है जिला प्रशासन बच्चों को स्कूलों को भी स्थगित करे, लेकिन वो कहीं न कहीं जो है 20 दिसंबर के बाद की परिस्थिति पैदा होती है। अभी ऐसी कोई परिस्थिति हालांकि अभी तो सर्दी जो है वो जनवरी फरवरी तक रहने वाली है और अभी शीतलहर चल रही है, लेकिन इस बीच इस अंतराल में क्या कुछ
परिवर्तन मिल सकता है? मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, क्या इससे राहत मिल सकती है थोड़ी बहुत सर्दी से? देखिए, अभी तो सर्दी की शुरुआत है। अभी तो कह सकते हैं कि मानसून, थोड़ा सर्दी भी लेट में आई है, खास करके लखनऊ उत्तर प्रदेश की कुछ जगहों पे देखा जाए तो अभी तो शुरुआत है। आगे सर्दी बढ़ने की ही संभावना है। यदि बारिश वगैरह का प्रकोप होता है, बीच बीच में छुटपुट बारिश होती है तो ठंडी और बढ़ेगी। यदि बारिश नहीं होती है तो ठंडी की स्थिति थोड़ी कम रहेगी। लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि लखनऊ में पिछले साल जो है 25 सालों का रिकॉर्ड टूटा था, और अभी मैं आपको बता दूं, कल से परसों की 2 दिन पहले की रात की बात करें, वो काफी 20 सालों का भी रिकॉर्ड टूटा है। यहाँ पे काफी ठंडी रात जो है कल मानी गई है। तो ठंडी बढ़ रही है और लगातार बढ़ रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना भी है कि ठंडी इस बार काफी बढ़ेगी। लेट से जरूर आई है लेकिन वो काफी तेजी के साथ बढ़ेगी और लंबी भी खिंच सकती है। मतलब ये कह सकते हैं कि देर आई है दुरुस्त आई है सर्दी, मतलब ये कह सकते हैं कि देर आई है और दुरुस्त आई है। हालांकि दुरुस्त तो नहीं है, ये लोगों के लिए नुकसान ही है इससे। खैर ठीक है, अर्चना जी आपके पास आऊंगी। वो जरूर कह सकते हैं, लेकिन अगर दूसरा पहलू भी इसका देखा जाए तो जब कोहरा और ठंडी होती है तभी गेहूं की जो रबी की फसल है वो काफी अच्छी होती है। तो ये दो तरफ से देखने की बात की जाए तो यहाँ लोगों को नुकसान जरूर, दिक्कत जरूर होती है, लेकिन फसलों के नजरिए से देखा जाए तो गेहूं की फसल के लिए जो ये ठंडी और कोहरा काफी फायदेमंद माना जाता है। बिल्कुल, फसल के लिए अच्छी, लेकिन फसल की देख रेख करने वाला भी अच्छा हो, वो सर्दी से ठीक रहेगा तो वो फसल पे ध्यान देगा। ठीक है अर्चना, अगर हम लेकिन कुछ फसलों की बात होती है उसमें। जी बिल्कुल, हरिद्वार की अगर बात करें तो क्योंकि सर्दी के मौसम में इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो कमजोर हो जाता है, तो डॉक्टरों ने क्या कुछ एडवाइजरी जारी की है और अस्पतालों में कैसे हालात है? सर्दी के मद्देनजर कुछ विशेष इंतजाम किए गए होंगे? जी रूबी, आपको यहाँ एक और चीज बताना चाहूंगी कि यहाँ हरिद्वार की जो ठंड है, यहाँ लोगों का प्रवेश माना जाता है, 4 धाम का प्रवेश द्वार भी है, धर्म नगरी है, इसलिए यहाँ श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। तो प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं को भी कहा गया है कि अगर यहाँ उत्तराखंड की तरफ कूच कर रहे हैं तो सर्दी के अच्छे वस्त्र पहनकर आए और लेकर आए साथ में, क्योंकि यहाँ के ऊपर के इलाके पे बर्फबारी होती है। यही आपको बता दें, जब सुबह का यहाँ पे उद्योग जो व्यापारी लोग हैं, व्यापारियों पे भी अच्छा खासा दिखाई दे रहा है ठंड का असर, कि जहां 7 से 8 बजे तक लोग अपने दुकानों को खोल लिया करते थे, या जो बिजनेसमैन है अपने दुकानों को बढ़ाते शुरू करते थे, अब वही टाइम चेंज करके 8 से 9 कर दिया गया है, जहां लोगों को ऑफिस जाना होता है, लोग अपने कार-बार पे जाते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा असर दिखाई दे रहा है। यही आपको बताएंगे कि बीमारी को लेकर अगर कहे तो सर्दी, खांसी, बुखार जैसे फ्लू तो चलते रहते हैं। इस पे भी डॉक्टरों का कहना है कि बच्चों का बचाव करे, बुजुर्गों का बचाव करे, गर्म कपड़े पहनाए और उनको बाहर निकलने से रोके। जी रूबी, बिल्कुल अर्चना, सभी प्रदेशों में ये हिदायत दी गई है कि सर्दी से बचे, क्योंकि अभी तो हालांकि 15 दिन ही हुए हैं सर्दी को, आने वाले समय में ये सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, इसलिए लोगों को अपना ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, सर्दी का सितम जो है वो लगातार जारी है, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें या फिर छत्तीसगढ़ की बात करें। इसके अलावा पूरे देश में जो है सर्दी का प्रकोप, सर्दी का सितम जो है वो लगातार जारी है। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि अभी शीतलहर चल रही है और आने वाले समय में सर्दी जो है वो रुकेगी नहीं, अभी और ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए ये एडवाइजरी जारी की गई है कि लोगों को अपना ध्यान रखना है, बच्चों को और बुजुर्गों को घर में रहना है, घर से बाहर नहीं निकलना। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।